Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम मनीष मांडरे, आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम बैंक के एग्जाम की बात करें अगर, या फिर हम एसएससी की बात करें, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, स्टेट लेवल का भी कोई एग्जाम होगा ना, उसकी भी अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आर्टिकल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। सो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग अभी तक जुड़ गए हैं वो अपने बाकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी जोड़ें, सभी लोग यहाँ पे रहें। ठीक है। फटाफट आ जाएं सभी लोग लाइव, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भाई कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? सो देखिए, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। ठीक है। सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में। अभी तक जितने भी लोग नहीं आए हैं उनको भी एक बार इन्फॉर्म कर दें। सभी लोग आ जाएं लाइव। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। तो हम आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आज एक वैकेंसी डिक्लेयर हुई है एमपी में, और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है। तो कौन सी वैकेंसी है आप सभी को पता होगा, जेल प्रहरी। तो जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप सभी लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। भाई सभी लोग आ जाएं। तो चलिए ठीक है, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सो देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे जेल प्रहरी, एमपी में जो जेल प्रहरी है उसकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो जेल प्रहरी की वैकेंसी आपके लिए अभी अवेलेबल है। तो जितने भी लोग वैकेंसीज का वेट कर रहे थे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जेल प्रहरी की वैकेंसी है, ठीक है, वो 475 वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें, और आपके एग्जाम फॉर्म भी फिल होना शुरू हो जाएंगे। कल से आप इसको फिल कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 10 अगस्त रहेगी। ठीक है। 10 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। तो देखो, मैं फिर से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आप लोगों के पास गोल्डन चांस है। ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छी खासी आपके पास जॉब मिल सकती है। ठीक है। तो मैं जेल प्रहरी के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फटाफट आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लें, और इन्फॉर्म कर दें अपने सभी साथ वालों को। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि देखो वैकेंसीज तो आएंगी भाई, वैकेंसीज डिक्लेयर होंगी, धीरे धीरे सारी वैकेंसीज आएंगी। सो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे अभी फोकस करते रहना है। तो प्रिपरेशन चलती रहना चाहिए। ठीक है। तो कीप प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। सो चलिए ठीक है, अपन यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं, अपना जो सेशन उसको आगे बढ़ाते हैं। बाकी और भी सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए देखिए, आज का हमारा सेशन है आर्टिकल। ठीक है। तो आर्टिकल में जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिकल एक्चुअल में होता क्या है आप इसको समझिए। तो आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या मतलब किसी भी नाउन की एक सर्टेनिटी को बताता है। किसको बताता है? सर्टेनिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। सर्टेनिटी मतलब हिंदी में हम बोलते हैं निश्चितता। ठीक है, कि भाई कोई भी नाउन अगर वो है निश्चित है या नहीं है। तो निश्चितता को बताने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, जिस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, वो होता है आपका आर्टिकल। सो देखिए, अब आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मैंने आर्टिकल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे, एन आर्टिकल इज अ वर्ड और अ लेटर which is often used before a noun and tells about the certainty of that particular noun.
मतलब ये है कि हम इसे किसी भी नाउन के पहले यूज करेंगे और ये क्या बताएगा हमें, ये बताएगा कि वो नाउन हमारा निश्चित है या फिर अनिश्चित है, ठीक है। तो ये बताने का काम करता है। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, दैट इज एन आर्टिकल। गॉट इट। सो हमारे पास कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। सो फर्स्ट वन इज इंडेफिनाइट एंड सेकंड वन इज डेफिनाइट। तो हम इसको समझते हैं यहाँ पे। तो चलिए बनवा, हम सभी लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल है यहाँ पे इंडेफिनाइट आर्टिकल है। अब इंडेफिनाइट जो आर्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो चलिए अपन यहाँ पे देखते हैं। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स, मतलब नाउन फ्रेज को जो एक तरीके से इंट्रोड्यूस करता है इनटू अ डिस्कर्स। तो मतलब किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, कोई भी डिस्कशन अगर हम करते हैं, तो उसमें किसी नए नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे हम इसको समझते हैं। दीज आर्टिकल्स आर कॉल्ड indefinite because their uses implies that the thing which is being referred to is non-specific। मतलब जो non-specified nouns होते हैं ना, एक तरीके से उनके साथ में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब किस तरीके से यूज करेंगे, तो चलिए ठीक है, मैं आपको भी यहाँ पे सारे एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं सबको बता रहा हूँ। और अभी तक जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं उनको एक बार इन्फॉर्म कर दें सभी लोगों को कि भाई सभी लोग जुड़ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिर हम आगे इसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो सभी लोगों को जोड़ लें और सभी लोगों को बता दें अभी कि भी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो कम ऑन गाइस, फटाफट जुड़ते जाएं सभी लोग। फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको। जल्दी जुड़ना है जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। फटाफट जुड़ते जाएं सभी लोग। मैं सबका कमेंट सेक्शन भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी देखता जा रहा हूँ सभी को। सभी लोग आ जाएं लाइन, सभी लोग यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएं। तो चलिए देखिए, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सो देखिए, हमने यहाँ पे क्या बोला, नाउन इनटू अ डिस्कोर्स, दीज आर्टिकल्स आर कॉल्ड इंडेफिनाइट। अब इन आर्टिकल्स हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनाइट बोलते हैं हम इनको। इंडेफिनाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उन नाउन के साथ यूज करते हैं हम इनको जो डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंडेफिनाइट। एक सेकंड। सो दीज आर नोन एज इंडेफिनाइट आर्टिकल। जैसे चलिए देखिए, अब एग्जाम्पल को देखो आप। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ही बॉट अ बाइक। यहाँ पे बाइक है, ठीक है। ही बॉट अ बाइक, के भी है यहाँ पे। ही बॉट अ बाइक मतलब क्या है, अब यहाँ पे स्पेसिफाइड थोड़ी ना कि कौन सी बाइक खरीदी, हमको नहीं पता ना कि कौन सी बाइक है, तो हमने तो ये बोला है सिर्फ कि ही बॉट अ बाइक, ठीक है। तो अब आ बाइक का मतलब ये हुआ कि भाई कोई सी भी बाइक हो सकती है, ये स्पेसिफाइड थोड़ी ना कि कौन से ब्रांड की उसने बाइक खरीदी है, हमने बाइक का नाम तो नहीं बताया ना यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तरीके से निश्चित नहीं है, अनिश्चित नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे नोट। नोट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं तो काउंटेबल नाउन के साथ में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ए और एन जो आर्टिकल होते हैं ना, जो इंडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं, इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके साथ हम नहीं करेंगे। हमेशा इसका यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। गॉट इट। तो सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताते रहे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यूजेस को हम यहाँ पे समझते हैं। यूजेस क्या है इसके, यूजेस ऑफ ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए का यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो समझिए। फर्स्टली हम यहाँ पे बात करें, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ काउंटेबल नाउन और सिंगुलर कॉमन नाउन। मतलब ये है कि अगर जो कोई भी नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कोई काउंटेबल नाउन की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, अगर उस नाउन की आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वहां पे आर्टिकल ए का यूज करोगे उसके पहले, ठीक है। वो कैसे, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि राघव हैज बॉट अ न्यू हाउस। अब इस स्टेटमेंट में देखिए आप यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे राघव हैज बॉट अ न्यू हाउस। अब ये बताओ, ये जो हाउस है
तो ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं, इसको हम गिन सकते हैं, ऑब्वियसली बात है गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले आर्टिकल ए लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप आर्टिकल प्लेस नहीं करोगे आपका स्टेटमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे आपने हमेशा देखा होगा स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, देखो ही इज अ बॉय। भाई ये जो स्टेटमेंट है मैंने क्या बोला, ही इज अ बॉय, मतलब इसमें जब तक ये आर्टिकल नहीं लगेगा समझ लेना कि ये बॉय नहीं होगा, मतलब सेंटेंस आपको रॉन्ग होगा, बॉय तो रहेगा बट सेंटेंस आपको कैसा होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल ए आना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए आई हैव कॉट अ बर्ड, मतलब क्या है, मैंने एक बर्ड को कॉट कर लिया, पकड़ लिया है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है एक पक्षी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो जो वर्ड है दिस इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन है, दिस इज काउंटेबल नाउन। तो भाई सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आदित्य चौबे हेलो, पवन चंद्रवंशी बिल्कुल। नॉन स्पेसिफिक क्या होता है, देखो नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो अनिश्चित है, ठीक है। जो अनिश्चित नाउन है ना तो उसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई मेट अ मैन, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि आई मेट अ मैन, मतलब मैं एक व्यक्ति से मिला। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं, नहीं ना, बस मैं जानता हूँ भाई एक व्यक्ति था बट मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं जानता, ठीक है। तो मतलब ये जो नाउन है मेरे लिए कैसा हो गया, ये हो गया मेरे लिए नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम नॉन स्पेसिफिक। पवन चंद्रवंशी समझ में आ गया, शिवानी धाकड़, पवन चंद्रवंशी क्लियर है। तो अभी तक जितने लोग यहाँ पे नहीं जुड़े हैं उनको भी एक बार इन्फॉर्म कर दें कि फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं, सेशन स्टार्ट हो गया है। सो आई होप कि फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो वैकेंसी डिक्लेयर हो गई है जेल प्रहरी की, और जेल प्रहरी में जो इंग्लिश का जो वेटेज है कितने मार्क्स का पता है, 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 20 मार्क्स की इंग्लिश में आने वाली है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका, और इसमें 20 मार्क्स की क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो 1 मार्क्स से भी पेपर रुकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी लोगों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना है। पूरा सेशन, ये पूरा वीडियो और ये पूरा जो बैच हम लेकर आए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच रहेगा आप सभी के लिए, व्यापम वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। धीरेन्द्र सिंह मौर्य हेलो। तो चलिए देखिए आप सभी लोग इस सेशन को पूरा अटेंड करें। फर्स्ट रूल मैं आपको बता चुका हूँ, वो सेकंड रूल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और नाउन व्हेन द नाउन डिनोट्स अ कंप्लीट क्लास ऑफ थिंग्स, ठीक है, पर्सन और एनिमल। देखो मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नाउन की या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स की एक कैटेगरी बताना चाहते हो, कैटेगरी समझते हो आप, तो देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैटेगरी की, ठीक है। कैटेगरी का इन द सेंस मतलब जाति, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ, जाति की बात करूँ, तो उसके पहले मैं आर्टिकल ए का यूज कर सकता हूँ। वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल अ काउ हैज 4 legs। तो भाई ये बताओ, ये मैंने ये कहा कि अ काउ हैज 4 legs, तो मतलब ऐसा थोड़ी ना कि जो एक गाय है उसी के, जो एक गाय है एक काउ है उसी के 4 पैर हैं, 4 legs हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब जितनी भी काउज हैं तो उन सभी के 4 legs होते ही नहीं होते, ऑफकोर्स 4 legs होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये उस कैटेगरी को दर्शा रहा है, ठीक है। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि अ मैन हैज 2 legs, ठीक है। अ मैन हैज 2 legs, तो मतलब ऐसा थोड़ी ना कि एक ही व्यक्ति के 2 पैर हैं बाकी सबके 4 हैं, क्या नहीं ना, सभी के 2 पैर हैं, ठीक। बिल्कुल ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। सो शुड आई मूव फर्दर, आगे बढ़ूँ मैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर अ प्रोफेशन, ठीक है, रैंक, टाइटल, रिलीजन, नेशनैलिटी, ईटीसी। तो देखो किसी भी प्रोफेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, या किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म की मैं बात करूँ, या किसी भी नेशनैलिटी की बात करूँ, तो उन सभी के पहले भी मैं आर्टिकल ए का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से यूज करूंगा मैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे बोला अ टीचर। तो टीचर क्या है, बाय प्रोफेशन होगा, तो ऑब्वियसली बात है अ पर्सन हु टीच दैट इज ए टीचर, मतलब कोई भी वर्ब होती है तो वर्ब से ही तो नाउन बनते हैं, ठीक है। तो जो बंदा टीच करेगा उसे हम बोलेंगे टीचर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा जापानीज, ठीक है।
हिंदू, तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे मैंने रिलीजन की बात करी और यहाँ पे मैं नेशनैलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये का। सो आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोगों को ये लिंक शेयर करें, उनको बताएं कि भाई फटाफट ज्वाइन हो जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, और सभी लोग आ जाएं फटाफट, जो लोग अभी तक नहीं आए हुए हैं लाइव। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस आप सभी के लिए। सबके मैं यहाँ पे कमेंट्स भी यहाँ पे देखता जा रहा हूँ। तो चलिए फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अ नाउन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड आफ्टर व्हाट एंड हाउ। तो देखिए व्हाट एंड हाउ के साथ में भी हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आप कर क्या रहे हो, एक तरीके से आप एक्सक्लेमेशन बताते हो। क्या बताते हो, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब समझते हैं आप लोग, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है आश्चर्य। एक तरीके से अगर आपको किसी भी चीज से कोई आश्चर्य हुआ है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, ये भी आर्टिकल आप यहाँ पे यूज करते हो नहीं करते हो इस तरीके से। तो व्हाट या हाउ के साथ में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझिए। अब देखो, जैसे आप लोग, कई बार हम ऐसा देखते हैं, तो यहाँ पे आपने ऐसा बोलते सुना होगा लोगों को कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ठीक है। तो मतलब ऐसे स्टेटमेंट आपने सुने ना। तो यहाँ पे देखो व्हाट के साथ आपने ए का यूज किया कि नहीं किया। तो अभी ए क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन बता रहे हो, यहाँ पे व्हाट का हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज। मतलब क्या, एक तरीके से कोई बहुत अच्छा मैच था, बहुत एक्सीलेंट मैच था। तो आपको उसको देखकर एक तरीके कोई आश्चर्य टाइप का हुआ, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज। तो जो मैच था वो कितना ग्रेट था, आप ऐसा बताना चाह रहे हो यहाँ पे। या सपोज दैट कोई व्यक्ति है और वो कोई ऐसा काम कर देता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, तो आप क्या बोलोगे, हाउ डिड ही फिनिश्ड या डिड दिस वर्क, ठीक है। या फिर ऐसा बोलोगे आप, हाउ अ पर्सन कैन डू दिस, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड जो काम था वो बता दिया, तो आप यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो फटाफट बता दियो कमेंट करके कि भाई समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बताते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जितने भी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं सभी लोगों को बताते जाओ। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर एन इंडेफिनाइट कलेक्टिव नाउन। तो मतलब ये है कि ए का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जो इंडेफिनाइट कलेक्टिव नाउन होता है ना उसके साथ में हम ए का यूज करते हैं। वो कैसे, अ टीम। तो टीम जो है वो तो कलेक्टिव नाउन है कि नहीं, टीम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद में अब इसको देखो, अ टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, मैंने बोला ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें होती है ना, हम ऐसा भी कह सकते हैं, अ गैंग, ठीक है, अ गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है। तो मतलब चोरों का जो गैंग होता है, तो ये भी क्या एक तरीके से कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे टीम हो गया। मैं यहाँ पे अ कमिटी भी बोल सकता हूँ, तो कमिटी भी क्या होगा, तो कमिटी भी यहाँ पे एक तरीके से एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप होते हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, उनके पहले भी मैं आर्टिकल ए का यूज कर सकता हूँ। सो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर किसी को भी डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास के बाद में अगर आप कमेंट करते हैं तो भी उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ए इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेट। मतलब देखो, किसी भी चीज की रेट मतलब जो दर है, ठीक है। दर को दर्शाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल लिखिए आप यहाँ पे, 10 रुपीज अ किलो। देखो मैंने ए को यहाँ पे बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, 10 रुपीज अ किलो, 50 वर्ड्स अ मिनट। मतलब देखो किसी भी चीज की अगर आप रेट बता रहे हो, तो रेट के लिए आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे आप आर्टिकल ए का यूज करते हो। जैसे सपोज दैट यू आर परचेजिंग सम बनानास, तो जो पर्सन है वो आपसे क्या बोलेगा कि भाई 30 रुपीज
ऐसे ही बोलेगा ना 30 रुपीज अ डजन। मतलब क्या है कि भाई एक दर्जन केले जो हैं आपको कितने के मिलेंगे, 30 रुपीज के मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, तो आपने यहाँ पे ए का यूज किया है, तो देखो डजन के पहले यूज किया कि नहीं किया, अ डजन, तो मतलब आप रेट बता रहे हो कि एक दर्जन जो केले हैं वो 30 रुपीज के हैं, 30 रुपए के हैं, ठीक है। तो अब रियल लाइफ में किस तरीके से यूज करते हो, इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान है, बहुत इजी है, आप डेली लाइफ में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हो। सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट इन आवर डेली लाइफ एंड दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। और एग्जाम में भी बहुत इजी लेवल की इंग्लिश आती है, टफ लेवल की इंग्लिश एग्जाम में नहीं आती है। अगर आप इन सारी कॉन्सेप्ट को समझते हो तो डेफिनेटली आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम में आपके 2-4 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है, ये साइड इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। और आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो समझ लीजिए ये टॉपिक फिर आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलो कि 4 से 5 नंबर मिनिमम बता रहा हूँ, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलते हैं। इससे ज्यादा ही हो सकता है पूरे क्वेश्चन पेपर में। अगर बात करूँ मैं ऐसा ही की बात करूँ तो ऐसा में 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और जो जेल परी के पेपर उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है, ठीक है। तो बिना इंग्लिश के आप समझ लीजिए कि एग्जाम क्वालिफाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। सो देखिए नोट को यहाँ पे समझिए, वी कैन ऑल्सो यूज पर, मतलब आप यहाँ पे एक ही जगह पर भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल ऑफकोर्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। 10 रुपीज पर किलो, कोई भी चीज अगर किलो के भाव में हम बेच रहे हैं उसको या खरीद रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि आई परचेज दिस पर्टिकुलर थिंग 10 रुपीज पर किलो, या फिर 20 रुपीज पर किलो, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 रुपीज अ किलो, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों सही हैं, दोनों यहाँ पे गलत नहीं होंगे, ठीक है। 10 रुपीज पर किलो, देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 50 वर्ड्स पर मिनट, तो ये भी सही है और ये भी सही, दोनों तरीके सही है, मतलब क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। तो इसको हम दोनों तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, we use a before an adjective when the adjective is followed by a singular noun। मतलब देखो कोई भी सिंगुलर नाउन को अगर ये फॉलो करेगा, ठीक है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले भी आप पार्टिकल ए का यूज वहां पे कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे। माधवी इज अ गुड डांसर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डांसर क्या है, डांसर एक नाउन है, ठीक है। उसके पहले आपने जो एडजेक्टिव यूज किया है गुड, गुड क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक, सारी चीजों को मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो माधवी इज अ गुड डांसर, तो माधवी है क्या, अगर यहाँ पे गुड नहीं होता तो भी मैं यहाँ पे क्या लिखता, माधवी इज अ डांसर, तब भी सेंटेंस आपका करेक्ट होता, ठीक है। और एडजेक्टिव के साथ लिख रहे हो तब भी करेक्ट है, मतलब आर्टिकल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डांसर यहाँ पे क्या है, डांसर यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और किसी भी नाउन के पहले हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करते हैं, बिना ए के सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होता है। ए का मतलब होता है एक, समझते हैं आप लोग हिंदी में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और हमारे पास सेंटेंस है, रोहन इज अ गुड प्लेयर, ठीक। तो अब ये बताइए प्लेयर यहाँ पे क्या है, प्लेयर हो गया यहाँ पे नाउन, फिर से वही बात, ठीक है। गुड यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया, ए का यूज किया, तो प्लेयर की वजह से भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी नाउन होगा वो जो अनस्पेसिफाइड होगा, मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, जो अनिश्चित नाउन होगा उसके पहले पार्टिकल ए का यूज करोगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ भाई ए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को, ए से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता चुका हूं, और अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे, बोलो किसी को कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कमेंट करके बताते जाओ। कृष्णा राजपाल, संदीप पटेल, शिवानी धाकड़, भूरा करार, पवन चंद्रवंशी, सबको क्लियर है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं यूजेस ऑफ एन। तो यहाँ पे बात करते हैं हम यूजेस ऑफ एन, तो एन के यूजेस की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। फर्स्टली यहाँ पे समझिए, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन इज अ वॉवल, ठीक है, देन एन इज यूज्ड बिफोर इट। मतलब देखो सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ, अगर कोई सा भी वॉवल आता है किसी नाउन में, ठीक है, वॉवल अगर आता है, वॉवल क्या होते हैं, जैसे देखो आप यहाँ पे ए ई आई ओ यू जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वॉवल। देखिए यहाँ पे, तो कहीं पर ए दिया हो, ठीक है, ए ई
आई, ओ या फिर यू, ठीक है। तो इनमें से अगर कुछ भी दिया हो तो इसके पहले आप जो आर्टिकल यूज करने वाले हो वो आर्टिकल कौन सा होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल यूज करते हो एंड। समझ में आ रही बात। तो कोई भी वॉवल अगर दिया रहेगा और नाउन भले ही आपका काउंटेबल हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करोगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू में आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सभी लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। और ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी चीजें मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हो तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और इंग्लिश तो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, आप अगर जनरल लाइफ के लिए भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए तो बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे समझते हैं। सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, ही इज एन एस्ट्रोनॉट। तो अब ये बताइए एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, जो कि एक वॉवल है कि नहीं। भाई वॉवल है यहाँ पे मतलब स्वर, हिंदी में जो स्वर होते हैं उनको भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ही इज एन एस्ट्रोनॉट। अगर इस सेंटेंस में एग्जाम में आता है तो मान लीजिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो व्यापम का जो पैटर्न होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब व्यापम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा ही इज, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया रहेगा, फिर आपको यहाँ पे दिया रहेगा एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको आंसर लगाना होता है कि ही इज अ एस्ट्रोनॉट। तो इस पर्टिकुलर जो ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस ब्लैंक में करेक्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे पुट क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो पुट करना होता है, तो आर्टिकल हमें समझ कर यहाँ पे पुट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने ए का यूज किया जो कि बॉवल है, तो बॉवल के पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ही एट एन एप्पल। तो देखो एप्पल जो है, एप्पल भी किससे स्टार्ट हो रहा है, बॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है, एक बॉवल है। जब भी बॉवल से स्टार्ट होगा तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एन का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो रही होगी, सभी सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी को भी कोई भी डाउट अगर हो रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग, सभी के मैं कमेंट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देखता जा रहा हूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वी यूज एन बिफोर सम एब्रीविएशंस व्हिच स्टार्ट्स विथ एच, एल, एम, एन, एफ, आर, एस और एक्स, ठीक है। मतलब इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, अगर इनसे कोई भी एब्रीविएशन स्टार्ट होगा तो उसके पहले आप क्या यूज करोगे, एन का यूज करोगे। और देखो और उससे आसान तरीका बताता हूँ। देखो जितने भी लोग हैं हिंदी मीडियम से भी होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी होंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, एक शॉर्टकट आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वो शॉर्टकट ये है कि अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है और उसका प्रोनाउंसिएशन आ से लेके आहा तक आ रहा है, ठीक है, हिंदी के वावल की बात कर रहा हूँ, आ से लेके अगर आहा तक उनका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके पहले क्या यूज करोगे, एन का यूज करोगे, ठीक है। अश्विनी कुमार, इंग्लिश नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम इस सेशन से बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आप इसमें सारे सेशंस को अटेंड करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है और आप अपनी इंग्लिश को बहुत हद तक इम्प्रूव कर लेंगे। और देखो 10th बेस पर जो जेल पहरी की वैकेंसी आई हुई है, तो जो स्टूडेंट 10th पास हैं वो लोग भी इसमें अपीयर हो सकते हैं और उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और इंग्लिश जो आएगी बिल्कुल मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी लेवल की इंग्लिश आने वाली है, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं बने। तो टॉपिक भी किस टाइप के आएंगे, तो देखो, तो जो टॉपिक आपके आने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे आर्टिकल बता रहा हूँ, तो आर्टिकल से ही मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 4 से 5 नंबर आपके मिलने वाले हैं। इससे पहले जो सेशन मैंने लिया हुआ था वो एडजेक्टिव का सेशन था, डिटर्मिनर्स का, तो एडजेक्टिव के सेशन से भी आपके 4 से 5 नंबर मिनिमम मार्क्स हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस में जो कंडीशनल पोर्शन होता है और जो टेंस होता है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 3 से 4 नंबर आपको वहां से भी मिलते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 5 नंबर का आपका आरसी पूछा जाएगा, जो आरसी होगा इसका वेटेज होगा 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 5 मार्क्स आपको जो वेटेज होगा वो वोकेबलरी का होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। प्रपोजिशन, ये सारे टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है 10 अगस्त से, ये
एमपी और सीजी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच है और काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे, व्यापम लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अखिलेश पटेल हेलो, ठीक है। अश्विनी कुमार बिल्कुल, आप पूरा सेशन अगर कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ही क्लास के बाद आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि अभी आपको जो इंग्लिश आती है वो, और उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करें हम इसको। तो देखो आ से लेके आहा तक हिंदी की बात कर रहा हूँ, जितने भी वर्ड्स आते हैं, अगर किसी भी वर्ड को पढ़ने पर जो उनका प्रोनाउंसिएशन है अगर वो क्लियर होता है, ठीक है, वो किस तरीके से रहेगा, आ से लेके आहा तक आता है तो मतलब ये है कि उसके पहले आर्टिकल में एन का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। वो कैसे, तो चलिए देखिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला ही इज एन MLA, तो MLA को हिंदी में आप कैसे लिखते हो, MLA, ठीक है, ऐसे लिखते हो ना MLA। तो मतलब देखो ए आए कि नहीं आए, मतलब आ से लेके आहा तक के बीच के स्वर है कि नहीं, इसमें वॉवल है कि नहीं, तो MLA, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, एन का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे बोलूँ सी वर्क्स फॉर एन NGO, तो ऑब्वियसली बात है यार, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, तो NGO को कैसे लिखते हो, NGO ऐसे लिखते हो ना, NGO। तो मतलब फिर भी यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस मतलब जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ए क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपका बॉवल। बॉवल मतलब हिंदी में क्या होता है, स्वर। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले हो, देखो इससे ज्यादा हिंदी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश को भी हिंदी में करके बता रहा हूँ। तो जितने लोगों की यहाँ पे इंग्लिश वीक है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सो आई एम गोइंग थ्रू बाइलिंगुअली, ठीक है। मैं पूरे सेशन को, जो भी जितने भी सेशन यहाँ पे लेने वाला हूँ वो बाइलिंगुअली लूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लूंगा, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितने लोगों को समझ में आ गया, फटाफट कमेंट करके बताओ। सभी लोगों को यहाँ पे मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। विजय स्लाबट हेलो, अखिलेश पटेल, कल्पना यादव, तो बिल्कुल समझ में आना सभी लोगों को, चलिए ठीक है। तो कुल मिला के करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे ये देखना, इसको याद रखने के बजाय आप बस सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो कि आ से लेके आहा तक के जितने भी वर्ड्स होते हैं, अगर वो प्रोनाउंशिएट करने पर इनमें से किसी का भी उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, तो प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर आ से लेके आहा तक को कोई सा भी स्वर आता है तो इसका मतलब ये है आप उसके पहले जो आर्टिकल यूज करने वाले हो वो एन का यूज करोगे, ना कि ए का, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नोट को समझिए पहले। We can use and in the place of a whenever the indefinite article is followed by a noun which starts with a vowel sound। मतलब देखो मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस आपका वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले आप आर्टिकल यूज करोगे एंड का, ठीक है। तो शुड आई मूव फॉर द नेक्स्ट। तो चलो भाई देखो इस नोट को यहाँ पे समझते हैं हम लोग। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल साउंड। मैंने क्या बोला आपको कि इनिशियल साउंड पर बेस्ड वर्ड के साथ में हम इसे क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बताता हूँ आपको आगे, ऑफ अ नाउन एंड नॉट ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेम। मतलब हम लेटर देखकर नहीं करेंगे यूज, हम किसको, साउंड की बात करेंगे, जो भी साउंड आएगा उसके हिसाब से बबल यूज होगा, ठीक है। बिकॉज uses of a और n depends on the initial sound of a noun। मतलब साउंड पर डिपेंड करेगा, फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, इस साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। नॉट ऑन इट्स स्पेलिंग, तो इसकी स्पेलिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। सभी लोग ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिख कर भी दिया हुआ और बता भी रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेलिंग पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, साउंड पर डिपेंड करेगा। तो आपको साउंड पर फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, और देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी लोग जो एमपी टेट का एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एमपी टेट वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आप अपने सिलेबस चेक कर लेना। 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश पूछी जा रही है जो कि ग्रामर की है, और जो 15 मार्क्स इंग्लिश आएगी वो आपकी एक तरीके से पेडागोगी वगैरह से रिलेटेड होगी, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। तो ये सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो ना सिर्फ व्यापम वालों के लिए बल्कि वो जो एसएसटी वाले हैं, जो सीपीओ के पेपर में अपियर होने वाले हैं, तो लेटेस्ट एग्जाम आपके पास सीपीओ का है, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला, बी राइट एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट मैन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं, नॉट अ ऑनेस्ट मैन। अब देखो आप, अब कई बार क्या है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन और आप बचपन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे होंगे। तो ऑनेस्ट को आप कैसे लिखते हो,
ऑनेस्ट। बट जब आप इसे पढ़ते हो तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है इसका? ऑनेस्ट कुछ इसी तरीके से होता है, नहीं होता भाई? ये आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, नहीं होता? ऑनेस्ट आप ऐसे लिखते हो, तो मतलब ये देखो, फिर से मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि आ से लेके आहा तक ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है? हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है। ऑनेस्ट को आप ऐसे लिखते हो, इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एन का यूज करते हो। एन आवर सेम कॉन्सेप्ट है, नॉट आवर ऐसा नहीं बोलेंगे। सिमिलर राइट, यूनियन। अब देखो यूनियन में आप सोच रहे हो सर आपने बताया था कि ए ई आई और यू के साथ में हम एन का यूज करेंगे, बट आप लोग एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि स्पेलिंग की। साउंड मैटर्स, साउंड मैटर करेगा। अब मैं यहाँ पे यूनियन की बात करूँ तो यूनियन को कैसे लिखते हैं हम? कुछ इस तरीके से यूनियन को लिखते हैं। तो जब यूनियन को इस तरीके से लिखेंगे तो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया ना, हिंदी का कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो इसका मतलब ये कि इसके पहले आर्टिकल एन का यूज हम नहीं करेंगे। तो करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? तो करेक्ट आर्टिकल आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है? तो यही रीजन है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अ यूनियन, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अ यूरोपियन। यूरोपियन को भी आप कैसे लिखते हो? यूरोपियन को भी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यूरोपियन। तो भाई कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है? और किसी को डाउट अगर है तो यहाँ पे कमेंट करके बताओ फटाफट। और अभी तक देखो यार बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने क्लासमेट्स वगैरह को बताओ सभी लोग कि ज्वाइन करें सभी लोग। आप सभी लोगों की डिमांड पर ये बैच मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो देखिए, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए और एन, तो मतलब हम यहाँ पे जो आर्टिकल ए और एन है इनके ओमिशन की यहाँ पे बात करते हैं, मतलब कहाँ पर इनको यूज नहीं करना। ओमिशन का मतलब क्या है, कहाँ पर इनको यूज हम नहीं करेंगे। तो वो देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखो, इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन। तो जितने भी प्लूरल नाउन होंगे तो प्लूरल नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। कहाँ पे नहीं करना है? जितने भी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ आप इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अकार्स हैव बीन सोल्ड। तो कभी ऐसा बोलते हैं क्या, अकार्स हैव बीन सोल्ड? नो। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? आपको कुछ सेंटेंस इस तरीके से बोलना पड़ेगा, कार्स हैव बीन सोल्ड, तब स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है? तो समझ रहे ना सभी लोग, कार्स हैव बीन सोल्ड, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज किया है, ये रॉन्ग हो गया है, ठीक? आगे बढ़ते हैं, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स। मतलब देखो, जितने भी नेम ऑफ मील्स, मतलब खाना जो होता है ना, हम खाना खाते हैं जिस भी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसके साथ में भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, ईटीसी, तो किसी के साथ हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, हर्षा वॉज एबसेंट फ्रॉम अ डिनर। कभी आ डिनर बोलते सुना है किसी को? नहीं होता। जो बोलते होंगे ना, तो या तो उनको इंग्लिश नहीं आती है या फिर वो नई नई इंग्लिश सीख रहे होते हैं, ठीक है? तो आ डिनर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे डिनर लिखेंगे, तब स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, आई एम प्लेइंग अ टेनिस। टेनिस थोड़ी ना होता भाई, टेनिस तो एक गेम का नाम है ना, तो टेनिस ही बोलोगे आप उसको, टेनिस थोड़ी होगा। क्रिकेट थोड़ी होता है, क्रिकेट तो एक ही होता है, उसमें आर्टिकल ए लगाने की क्या जरूरत है? तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ए को लगाएंगे तो। नेक्स्ट देखो, सी इज टीचिंग अ हिंदी। हिंदी होता है क्या? तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर, फूड के नाम पर कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? तो किसी भी पर्टिकुलर नाउन के साथ हम, पर्टिकुलर नाउन, स्पेसिफिक नाउन, मतलब आप इसको कह सकते हो प्रॉपर नाउन, ठीक है? तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करोगे। क्या अच्छे बताओ, क्या कभी आपने इस तरीके से कहीं पर न्यूज़पेपर में कहीं पर भी लिखा देखा है क्या? मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग अ स्पीच। जो हमारे मोदी जी हैं, तो कभी किसी न्यूज़पेपर में कुछ इस तरीके से लिखते हैं क्या, नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग अ स्पीच? क्योंकि भाई जो मोदी जी हैं वो क्या है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं? तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज हम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सभी लोगों को क्लियर हो गया तो बता दो फटाफट कि क्लियर है, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
बताओ फटाफट, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर मैं आगे बढ़ूं। अखिलेश, पवन, शिवानी, सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलो देखते हैं। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है दा। हम यहाँ पे दा को डिस्कस करने वाले हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो डेफिनाइट आर्टिकल मतलब क्या है, इसको बोलते हैं निश्चित। तो जो निश्चित आर्टिकल, निश्चित नाउन के साथ जो फिक्स नाउन होते हैं ना, एक तरीके से हमें पता होता है जिन नाउन के बारे में, तो उनकी अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो उसके साथ में मैं आर्टिकल दा का यूज करूंगा। कैसे करूंगा तो देखिए भाई, क्लियर है? ठीक है, कल्पना यादव क्लियर, भूरा करार क्लियर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकार हैज बीन सोल्ड होता है तो सही होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। अकार हैज बीन सोल्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए लगा रहे हो तो फिर आप वहाँ पे कार्स नहीं लिखोगे, सिर्फ कार लिखोगे, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। सिंपल है। रूल ये था कि जो प्लूरल नाउन होते हैं तो प्लूरल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि ए और एन का मतलब होता है एक। ठीक है, एक इसका मतलब होता है, तो दैट्स वाई अब कार्स लिखेंगे तो कार्स तो एक से ज्यादा होगी ना, तो फिर यहाँ पे ए और एन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं फ्रॉम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो भाई ये जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें हम समझने वाले हैं दा, कि दा के यूजेस क्या क्या है। तो इसे क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसको हम। दा इज यूज्ड बिफोर अ स्पेसिफाइड और अ पर्टिकुलर नाउन, मतलब किसी भी निश्चित नाउन के साथ ये स्पेसिफाइड, जिसके बारे में हमको पहले से पता होता है, तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ में हम दा का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे? टू द लिसनर्स, मतलब जो लिसनर्स को पता होता है, और फॉर द नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, या फिर उस नाउन के साथ करेंगे जिस नाउन को आपने पहले ही मेंशन यहाँ पे कर चुके हो। ठीक है, और इस प्री स्पेसिफाइड, या वो पहले से ही स्पेसिफाइड है, पहले से ही लोगों को पता है, पहले से ही निश्चित है। नो, ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा और हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए का भी यूज नहीं करोगे और एन का भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझते हो, तो चलो देखते हैं। एग्जाम्पल समझो भी सभी लोग। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड हिम, मतलब ये है कि आप किसी भी बॉय के बारे में बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉय को आप पहले से जानते हो ना। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड हिम, या फिर मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं उस बॉय को पहले से जानता हूँ, और मैं उसको अभी बोल रहा हूँ तो स्पेसिफाई हो गया ना, मतलब प्री स्पेसिफाइड है। ये वो लड़का जिसने मदद की थी उसकी, तो मतलब मैं उसको पहले से जानता हूँ, एक बार मैं उससे मिल चुका हूँ, और जब दूसरी बार मिलूंगा तो मैं उसके साथ दा का यूज कर सकता हूँ, दिस इज द बॉय। अब दा लगाने से ये पता चल रहा है कि वही लड़का है जिसने उसकी मदद की थी। अगर दा नहीं लगाऊंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा अ बॉय हेल्प्ड हिम, मतलब ना तो मैं उस बॉय को नहीं जानता कि कौन से बॉय ने उसकी मदद की थी। अगर मैं दा लगा रहा हूँ उसका मतलब ये है मैं उस बॉय को पहले से जानता हूँ। ठीक है, फैसिनेटेड हिमांशु, सो आपको भी इंग्लिश की तरफ फैसिनेटेड होने की जरूरत है। ठीक है, सो ये बताइए यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को, नहीं आया? ठीक, अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे देखते हैं। दैट इज द हाउस विच आई बॉट। अब देखो दैट इज द हाउस मतलब देखो सपोज दैट कि भाई आप इधर कहीं पर खड़े हुए हो। ठीक है, आप इधर कहीं पर खड़े हुए हो और इधर कहीं पर आपका एक घर है। ठीक है, ये टेम्पल जैसा लग रहा है, चलो झोपड़ी ही समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो ये जो है आपका घर है और आप बता रहे हो पॉइंट आउट करके दिस इज द हाउस दैट आई बॉट, मतलब ये वो घर है जिसको मैंने खरीदा है, मैंने इसको क्या किया है, एक तरीके से बॉट कर लिया है, मतलब बाय कर लिया, मैंने इसको खरीद लिया है। ठीक है, तो मतलब ये वो घर है जो मैंने खरीदा है। तो स्पेसिफाइड हुआ कि नहीं हुआ, पहले से समझ में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो ऐसा करना है आपको और कुछ नहीं करना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसमें दूसरा जो नोट है इसका वो समझते हैं। अनलाइक इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, द डेफिनाइट आर्टिकल कैन बी प्लेस्ड बिफोर बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। मतलब देखो जो दा है सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यूज कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी कॉल्ड द डॉक्टर। अब सी कॉल्ड द डॉक्टर तो उसने किसको बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। एक और देखो वन ऑफ द बॉयज, तो मतलब दा को मैं सिंगुलर के साथ भी यूज कर रहा हूँ और दा को मैं प्लूरल नाउन के साथ भी यूज कर रहा हूँ, मतलब दोनों नाउन के साथ में इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। द बॉयज मतलब बहुत सारे बॉयज, उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आगे बढ़े।
अब बात करते हैं इसके वन बाय वन सभी यूजेस की। सो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इफ इट इज फॉलोड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मतलब देखिए कोई भी नाउन होगा, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, मतलब एक उस नाउन के साथ हम यूज करेंगे इफ इट इज फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन। अगर वो नाउन किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो करता है, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो उसके साथ हम इसको यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। वो कैसे? एग्जाम्पल देखो, ही इज द बॉय हु प्लेस गिटार। तो अब ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। तो ये जो बॉय है किसके द्वारा फॉलो हो रहा है? इसके द्वारा। हु प्लेस गिटार, मतलब ये वह लड़का है जो गिटार बजाता है। सपोज दैट कि आप किसी भी म्यूजिक वाले गैंग में हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई ये जो बंदा है ये क्या करता है? गिटार बजाता है उसमें। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज द बॉय, मतलब पहले से आप उसे जानते हो ना कि ये बंदा गिटार बजाता है, तभी तो आप ऐसा बोलोगे। बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। तो नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। सी इज द गर्ल हु प्लेज टेनिस, मतलब सी इज द गर्ल हु प्लेज टेनिस, मतलब सपोज दैट कि मैं इस गर्ल को जानता हूँ जो टेनिस खेलती है। और अगर मैं आपको बताऊंगा उस गर्ल के बारे में, तो मतलब मेरे लिए तो वो बंदी कैसी है? मतलब मैं उसको जानता हूँ ना, तो सी इज नोन टू मी, तो मैं उसे जानता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? सी इज द गर्ल, तो मैं उसके लिए द का यूज यहाँ पे कर सकता हूँ, तो सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज द डॉग विच आई वॉट। जैसे सपोज दैट कि मैंने कोई डॉग खरीदा है, मैंने कोई डॉग को परचेस किया और आपको बता रहा हूँ ये वही डॉग है जिसे मैंने खरीदा है। मतलब डॉग तो बहुत सारे हैं, मतलब जिस डॉग की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉग है जिसको मैंने बाय किया हुआ है, जिसको मैंने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं दा का यूज करूंगा। पहले से स्पेसिफाइड चीज होगी तो उसके पहले मैं दा का यूज करूंगा। तो बता दो किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है क्या? फिर मैं रूल नंबर सेकंड पर मूव करता हूँ। तो चलिए देखिए, रूल नंबर सेकंड को हम यहाँ पे समझते हैं। सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे चाहिए। समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछते रहें। तो देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट को। ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कमीशन, रिवर्स, सीज, गल्फ, डेजर्ट, डायरेक्शंस, ठीक है, कैनल्स, historicals, caste, name of titles and posts, buildings and monuments, religious books, community, holy scriptures, etc। मतलब देखो यार, नॉर्मल जो चीजें हैं ना, मैं आपको बनवा बन सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे कोई भी कमीशन है तो उसके पहले आप दा का यूज करोगे। नदियों के नाम के पहले दा का यूज करते हैं। समुद्र होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, उनके नाम के पहले हम दा का यूज करते हैं। गल्फ जो खाड़ी होती है उसके नाम के पहले भी हम दा का यूज करते हैं। डेजर्ट होते हैं जो रेगिस्तान होते हैं, तो उसके सामने भी हम यूज करते हैं। देखो इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं, क्या है? जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं, मतलब प्राकृतिक चीजें, ठीक है, तो जो प्राकृतिक वस्तुएं होंगी उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन प्लैनेट्स के नाम के साथ में भी हम क्या यूज करेंगे? जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ में भी हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा द अर्थ, तो हमारी जो अर्थ है वो प्लैनेट है कि नहीं? प्लैनेट है, तो हम इसमें दा का यूज करेंगे। संदीप पटेल, हाँ, क्या क्या समझ समझ नहीं आया क्या? बताओ क्या इशू यहाँ पे, बताओ। तो ये बात समझ रहे हैं सभी लोग कि नहीं समझ रहे हैं? तो जितनी जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो आप इन सबको। तो जो दिशाएं हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो यूनिक होते हैं उनके साथ भी करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो यूनिक है, सुपरलेटिव डिग्री में आ जाते हैं वो, तो उनके साथ तो दा का यूज करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल फिक्स है, करना है वो तो। और किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल देखते चलो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला द गंगा, द अरेबियन गल्फ, द पैसिफिक ओशियन, जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, द महाभारत, जो हमारा महाभारत एक तरीके से एपिक है उसकी बात कर रहे हैं। द रामायण, तो उसके पहले भी हम दा का यूज करेंगे। द गीता, ठीक है। द ताजमहल, तो ये हमारा मोनूमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मोनूमेंट मतलब होता है जो ऐतिहासिक धरोहर होती है, ठीक है, जो ऐतिहासिक धरोहर होती है उनके पहले भी हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, द आयरन मैन, बिल्कुल ठीक है, टाइटल है। आयरन मैन क्या है? टाइटल है भाई, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द फादर ऑफ द नेशन, तो ये भी क्या है? एक तरीके से टाइटल है। तो ये टाइटल किसको मिला? गांधी जी को, फादर ऑफ द नेशन। तो अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि द गांधी,
ठीक है, द फादर ऑफ नेशन कह सकते हो, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। थर्ड पॉइंट है द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इफ दैट एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन। मतलब देखो, कोई भी एडजेक्टिव अगर प्रॉपर नाउन के द्वारा फॉलो होता है तो क्या करोगे आप, उसके पहले भी दा का यूज करोगे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई मेट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। मतलब क्या है, आपने क्या बोला, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, तो आपने यहाँ पे दा का यूज किया कि नहीं किया? तो ये प्रॉपर नाउन के द्वारा फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो सचिन तेंदुलकर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो बिल्कुल ठीक है। तो जो एक तरीके जो प्रॉपर नाउन होगा तो उसके साथ हम इसे यूज करेंगे। तो भाई यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो यहाँ पे किसी बात हो रही है, प्रॉपर नाउन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो जो प्रॉपर नाउन है, जो सचिन तेंदुलकर एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है तो आप पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है डाउट तो बहुत बढ़िया है। चलो आप आगे समझते हैं इसको हम। द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन व्हेनेवर इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। मतलब क्या है, दा का यूज हम करेंगे कैसे, कॉमन नाउन के पहले, व्हेन इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। तो जब भी मैं इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगा, मतलब जो कॉमन नाउन है, अगर और ये जो दा है, इसको अगर मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉमन नाउन के साथ में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो देखो, मैंने डिटरमिनर जब आपको पढ़ाया था तो डिटरमिनर्स में मैंने आपको दा भी पढ़ाया हुआ, ठीक है, ए एन दा भी बताया था कि ए एंड द आर्टिकल तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ ये क्या होते हैं, डिटरमिनर्स का मतलब होता है एडजेक्टिव भी है, लेकिन ये डिटरमिनर्स कभी भी टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट हमारा जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बदल जाता है, ठीक है। डिफरेंस बस इतना सा है इसमें। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो देखिए इसको, when Sonam saw a hungry girl crying, ठीक है, the mother came in her, या came to her होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, came to her, ठीक है। तो the mother came to her, यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, तो भाई जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर, मतलब जो पॉइंट नंबर 5 है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द इज यूज्ड whenever two proper nouns are compared। तो देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी मैं दो जो मेरे पास प्रॉपर नाउन होंगे, दोनों प्रॉपर नाउन को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो भी मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे दा का यूज मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। वो कैसे? एग्जाम्पल देखो, प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। देखो और भी आसान तरीके से समझ लो। मतलब ये है कि जब मैं एक व्यक्ति को, एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज करने लगता हूँ, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, दा का यूज करूंगा, जिससे कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने माइकल जैक्सन को जो है एक तरीके से आइकन मान लिया है, ठीक है, कि भाई डांस के मामले में एक तरीके से वर्ल्ड में आइकन है कि भाई माइकल जैक्सन बहुत अच्छा डांस करते थे, ठीक है। तो जब भी मैं प्रभु देवा का कंपेरिजन, या प्रभु देवा की जगह मैं खुद का नाम भी लिख दूं, तो मैं आपका नाम भी लिख दूं, तो भाई मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो रामू है ये रामू काका नहीं है, ठीक है, तो रामू इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। तो बताओ, जरूरी थोड़ी यहाँ पे प्रभु देव ही लिखूं मैंने यहाँ पे रामू लिख दिया, तो भी तो सेंटेंस मेरा करेक्ट है, गलत थोड़ी ना होगा। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दो तो भी सही है। तो माइकल जैक्सन तो एक तरीके से आइकन बन गया ना, इससे आप किसी का भी कंपेरिजन कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। एक और स्टेटमेंट, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। द इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आप सभी को पता होगा, हम स्कूल टाइम से भी पढ़ते आते हैं, नहीं पता तो मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब भी कुछ सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो EST लगा होता है या फिर जिसके पहले मोस्ट लगा होता है, किसी वर्ड के लास्ट में EST और पहले मोस्ट अगर लगा होता है, तो दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जो सबसे बेस्ट है। एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, हम यहाँ पर उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, श्याम इज द फैटेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। मतलब जो श्याम है एक तरीके से सबसे ज्यादा फैटेस्ट है, सबसे ज्यादा मोटा बॉय है, ठीक है। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, तो दा का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी श्याम है आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, फैटेस्ट बॉय, तो आपने दा का यूज क्यों किया,
क्योंकि देखो आपने EST यूज किया है, मतलब दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा और हमेशा दा का यूज होता है। गॉट इट? आ गया सर? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। राहुल इज नॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। तो जो राहुल नाम का जो व्यक्ति है वो अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर नहीं है। तो देखो पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो डिग्रीज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि गुड, ठीक है, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि बेटर, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे बेस्ट। तो गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये हमारे पास 3 डिग्री हैं। ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस वाली डिग्री के पहले आपको दा का यूज करना होता है। तो आपने देखो यहाँ पे दा का यूज किया हुआ है, तो बेस्ट के पहले दा का यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब सेंटेंस आपका करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल द, मतलब डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दा का यूज कहाँ नहीं करना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि दा का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, बट अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि दा का यूज कहाँ कहाँ पे नहीं करना है। ये होता है ओमिशंस, ठीक है, तो समझें इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज एंड स्पोर्ट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई लैंग्वेज और स्पोर्ट या किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आप दा का यूज नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दा का यूज किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे दा का यूज नहीं करोगे। जैसे कोई भी भाषा है, लैंग्वेज है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला हिंदी, तो हिंदी एक भाषा है ना और इसका प्रॉपर नाउन है, तो ऐसा थोड़ी बोलूंगा द हिंदी, ये गलत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, द हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है ये सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे, हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। द हॉकी इज माई फेवरेट स्पोर्ट, बिल्कुल रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, हॉकी इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो समझ में आया। तो लैंग्वेज के साथ या किसी भी देखो सिंपल वर्ड में समझो, सारे रूल को हम यहाँ पर रटने नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो रटना भी नहीं है क्योंकि आप रट नहीं सकते हो। तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले मैं दा का यूज नहीं करूंगा जब तक कि उस प्रॉपर नाउन को मैं कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं करता, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे, मंथ्स, पार्ट्स ऑफ डे। मतलब ये है कि किसी भी डे का नाम हो, मंथ का नाम हो या पार्ट्स ऑफ डे का नाम हो, तो उसके साथ कभी मैं दा का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। वो कैसे, द मंडे इज द फर्स्ट डे, बिल्कुल नहीं होगा कि मंडे भी एक तरीके से प्रॉपर नाउन है कि नहीं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होगा। द दिसंबर प्रॉपर नाउन है, तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं रॉन्ग है, तो ये क्या है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया, प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज मत करना, इतने सारे रूल आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मील्स होता है, जिस समय पर आप खाना खाते हो, तो उसके साथ में भी आप अगर दा का यूज करते हो तो वो रॉन्ग होगा ना, यहाँ पर दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे द ब्रेकफास्ट वॉज वेरी डिलीशियस, कि जो ब्रेकफास्ट था वो काफी स्वादिष्ट था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। तो कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके साथ में भी हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे लाइफ, मनी, प्राइड, गॉड, लव, सोसाइटी, पार्लियामेंट, डेथ एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो इनके पहले आप दा का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके बताते जाओ, किसी को और कोई भी इशू है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछते चलें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे सभी को समझ में, चलिए ठीक। फॉर एग्जाम्पल भी समझे। यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला है कि द लव इज इम्पोर्टेंट एज द ईयर, ठीक है, द लव इज इम्पोर्टेंट एज द ईयर वी ब्रीथ। तो जो लव है वो हवा की तरह इम्पोर्टेंट है क्या, तो ऐसा है क्या, ईयर के बिना तो हम मर जाते हैं, क्या लव के बिना मर जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, दा नहीं लगाना पड़ेगा, ग्रामेटिकली समझो, यहाँ पे दा का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास ये हुआ है, इसको समझते हैं। तो देखो, द मैथमेटिक्स अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ कभी भी हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो भाई ये स्टेट है, क्या है, एक तरीके से मेंटल स्टेट की बात करें अगर हम, और एक तरीके से बर्व ऑफ इमोशंस जो होते हैं, तो इनके साथ में हम दा का यूज नहीं करेंगे। और जो एक तरीके से आप जो यहाँ पे लव की जो बात कर रहे हो ना, ये क्या है,
एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, ध्यान से देखो यहाँ पे, शिवानी पचौरी क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि लव यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं सब के सब जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन तो होते ही होते हैं, तो इसके साथ ए और एन का यूज भी नहीं होगा, और दा का यूज भी यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ फीलिंग को बता रहा है, वो फीलिंग के साथ हम कभी भी दा का यूज नहीं करते। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट की बात हो रही मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर तो हम दा का यूज वैसे भी नहीं करेंगे, सब्जेक्ट है जिसमें दा का यूज हम नहीं करेंगे। हाँ अर्पित क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ। हाँ अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल तो है ही है, उसके साथ जो है नेम ऑफ द फीलिंग है, फीलिंग का नाम है ना, तो फीलिंग के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि मैथमेटिक्स जो है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अलग बात है कि हम लोगों को आता नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, बट इफ द वर्ड गिवन अबव आर पर्टिकुलराइज्ड और इफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज पर्टिकुलराइज्ड, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हो, बी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर दैम, तो उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे द लव ऑफ मदर, भाई ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड। मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको एक चीज बताते जा रहा हूँ कि जितने भी स्पेसिफाइड नाउन होंगे, तो स्पेसिफाइड नाउन के पहले आप दा का यूज करोगे। ठीक है, अब देखो दुनिया में ना भिन्न भिन्न प्रकार के लव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी भी लव के साथ में हम जो है दा का यूज कर देंगे, बताइए, नहीं कर सकते ना भाई। दा को किसी विशेष लव के साथ कर सकते हो आप। ठीक है, वो कैसे, चलिए देखते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से लव की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। तो हम तो यहाँ पे जो है जो मदर का लव है उसकी बात करें यहाँ पे, द लव ऑफ मदर इज इनकम्पेरेबल। तो जो मदर का जो लव होता है वो कैसा होता है, इनकम्पेरेबल होता है। तो इस लव को किसी से भी कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट देखो, द मैथमेटिक्स ऑफ प्रिया। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स तो है, बट मैथमेटिक्स किसकी है, प्रिया की है, तो इसके पहले मैं दा का यूज कर सकता हूँ। सभी की मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही, अगर मैं यूनिवर्सली बात करूंगा तो मैं यहाँ पर दा का यूज नहीं करूंगा, बट मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ प्रिया की मैथ्स की, तो उसकी मैथ्स अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि द मैथमेटिक्स ऑफ प्रिया आर नॉट गुड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है इसके मैं एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है उसको मैथमेटिक्स के भाई जोड़ घटाना नहीं आते हो, ठीक है, प्लस माइनस करना नहीं आता हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेफिनाइट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज, मतलब जो डिफाइन आर्टिकल उसकी बात हो रही है द। ठीक है, तो इसको कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, defined article should not be used before these places if we go there for the primary purpose। तो भाई देखो बड़ी सिंपल से तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पर भी प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं तो वहां पर आप दा का यूज नहीं करोगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि हम स्कूल जाते थे तो एप्लीकेशन या किसी को बोलते थे ना, तो ऐसे बोलते थे ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे बोलते थे, नहीं बोलते थे आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या कभी ऐसा बोलते थे आई एम गोइंग टू द स्कूल, डानी लगाते थे ना, तो गलत हो जाता था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि प्राइमरी पर्पस के लिए अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट भाई हम टेम्पल जाते हैं, तो टेम्पल जाते हैं तो उसके साथ दा का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, चर्च जा रहे हो, मॉस्क जा रहे हो, तो भी हम दा का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, स्कूल के साथ भी नहीं करेंगे, कॉलेज के साथ भी नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ भी नहीं करेंगे, और कोर्ट के साथ भी नहीं करेंगे, प्रिजन के साथ भी नहीं करेंगे, हॉस्पिटल के साथ भी नहीं करेंगे, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, जेल, किसी के साथ यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप। भाई सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति टेम्पल वर्शिप करने को ही जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, आई वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो भाई यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, सभी को क्लियर है ना, फिर मैं आगे बढ़ूं, चलिए ठीक है।
चलो फटाफट अपन इसको खत्म करते हैं। तो देखो आज का जो सेशन था इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आपको हो तो पूछें, बताइए किसी को कोई डाउट। भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, फिर ओवर करते हैं हम आज का सेशन। क्लियर है? सो शुड आई ओवर द सेशन? तो देखो जितने लोग बाद में यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि भाई जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। ठीक है, जेल प्रहरी की वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और 475 475 वैकेंसीज आर देयर। ठीक है, तो 475 वैकेंसीज वहाँ पे हैं, और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, और हर एक सब्जेक्ट का वेटेज होगा 20 मार्क्स। ठीक है, सो शुड आई ओवर द क्लास? सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और अभी जो डेमो क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे इस चैनल पे अभी चल रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आर्टिकल का प्रैक्टिस बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, या फिर हम एक सेशन आर्टिकल की प्रैक्टिस का भी रख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, और नेक्स्ट टाइम से आपको जो भी सेशन होगा उसकी इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस भी मिलेगी, या फिर उस टॉपिक के पर्टिकुलर हम जो लेक्चर्स हम बढ़ा देंगे। तो देखो ये तो अभी डेमो क्लासेस चल रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये सिर्फ अभी डेमो क्लासेस हैं। जो 10 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होने वाला है तो उसमें आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज द डेमो क्लास। ठीक है, तो अभी हमारे और भी डेमोज लगेंगे, तो आप उनको भी जरूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। वो 10 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्पेशली एमपीसीजी के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो है हम व्यापम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे, जो कि जो मल्टीपल टाइप के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, उनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग द सेशन। तो चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ओवर करते हैं क्लास को। थैंक यू एवरीवन।